दर्शकों को बता दूं कि शॉर्ट में किस्सा ये सामने है कि छात्र प्रदर्शनकारी आरक्षण खत्म करवाना चाहते थे, लेकिन शेख हसीना पीछे नहीं हटी और उसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हुए। शेख हसीना कहना था कि इस प्रदर्शन के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है और ये बात बिल्कुल सही भी है। 100% सच है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का पूरा खेल एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है। लेकिन साजिश के कौन से बड़े चेहरे हैं, आज डीएनए में आपको मैं वो बताने जा रहा हूं। पहला चेहरा है पाकिस्तानी सेना, जो कि पूरा गेम प्लान तैयार कर रही है। दूसरा चेहरा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो कि पूरे गेम प्लान को फंड कर रही है। तीसरा चेहरा है खुद बांग्लादेश की आर्मी, जो कि आईएसआई की इशारे पर आगे ऑपरेट कर रही है, वकारुज़्ज़मा जिसका मौजूदा चेहरा है। चौथा चेहरा बांग्लादेश की कट्टर इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी, जो कि बैन की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन पूरे देश में कंट्रोल जरूर करती है। पांचवा चेहरा बांग्लादेश नेशनल पार्टी और छठा चेहरा इस रणनीति का मास्टरमाइंड चीन। ये पूरे 6 चेहरे, ये 6 किरदार, जो कि अब बांग्लादेश के अंदर हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर के पूरी तरह जिम्मेदार है। आज आपको हम बांग्लादेश से तख्ता पलट में इन सबके रोल भी बताने जा रहे हैं और बताएंगे आपको कैसे चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और राजनेताओं के साथ मिलकर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट दिया। सबसे पहले बताता हूं आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की जुगलबंदी क्या है। उसके पहले एक तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर वैश्विक इतिहास में आज अंकित हो चुकी है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है, बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान थे, लेकिन आज उनकी प्रतिमाओं पर को उतारा जा रहा है, प्रतिमाओं पर गुस्सा उतारा जा रहा है। असली बांग्लादेशी के विचार क्या ये हो सकते हैं? ये सवाल आज पब्लिक डोमेन में उठ रहा है, क्योंकि जिस इंसान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया, उसी इंसान की प्रतिमा उसी देश के अंदर तोड़ी जा रही है। इसके पीछे पहला तर्क यही है और सबसे मजबूत तर्क यही है कि पाकिस्तान की चिढ़ इसके लिए जिम्मेदार है। और इसलिए लगातार हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश से तख्ता पलट की साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई। वहां पर आईएसआई इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है, क्योंकि लगातार खबरें आती रहेंगी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिंसा के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुर्गे आते हैं भड़काने के लिए। ये मोडस ऑपरेंडी क्या है? इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों के द्वारा, लेकिन प्रदर्शन में जल्दी कट्टर इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी की एंट्री हो जाती। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी शामिल होती है। जमात इस्लामी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की करीबी है, वहीं से फंडिंग आती है। आरोप है कि जमात इस्लामी ने छात्रों को हिंसा के लिए उकसाया, और जमात इस्लामी वो संगठन जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, वो चाहता था कि बांग्लादेश अलग देश ना बने, पाकिस्तान का विक्टिम ना बने। पाकिस्तान का करीबी होने की वजह से जमात इस्लामी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ काम करता रहा, और यही वजह है कि कई बार जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगते रहे हैं। 2018 में बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा 1971 के बाद जब भी आवामी लीग की सरकार बनी, पाकिस्तान ने तख्ता पलट की कोशिश की, हमेशा की। आवामी लीग शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी है, जिसने बांग्लादेश को भारत की मदद से आजादी दिलवाई थी। एक लोकतांत्रिक, एक धर्मनिरपेक्ष और एक ऐसी पार्टी जो कि भारत का समर्थक रही है। तो दूसरी ओर बांग्लादेश में बीएनपी और जमात इस्लामी का गठबंधन, जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में, और इसलिए पाकिस्तान की कोशिश ये कि बांग्लादेश में बीएनपी और जमात इस्लामी की सरकार हो, शेख हसीना की नहीं। क्योंकि 2008 से शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बनती आई। इस बीच 3 बार पाकिस्तान की कोशिश रही कि किसी तरीके से शेख हसीना की तख्ता पलट करें। पहली कोशिश 2008 के बाद 2009 में सेना की मदद से बांग्लादेशी आर्मी में विद्रोह पैदा करवाया। फिर 2012 में पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी आर्मी के हिस्से और जमात इस्लामी के साथ मिलकर के तख्ता पलट की कोशिश की थी। और अब की बार पाकिस्तान ने तख्ता पलट की तीसरी कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से कामयाब रही है। और ये बात आईने की तरह साफ है कि बांग्लादेश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें जमात इस्लामी और बीएनपी ने मिलकर के हिंसा फैलाई है। बांग्लादेशी आर्मी ने हिंसा रोकने से इनकार कर दिया और आखिरकार शेख हसीना को पीएम पद से न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि अपना देश छोड़ करके वहां से जाना पड़ा। जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है,
पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है। बांग्लादेशी छात्र सिर्फ मोहरा थे, ये बात याद रखिए। और लगातार हम कहते आ रहे हैं कि बांग्लादेशी छात्र हमेशा से सिर्फ मोहरा रहे हैं। पीछे जो खेल खेला गया वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा, ISI के द्वारा, बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा, जमात इस्लामी और BNP के द्वारा, और इसका कोई तोड़ शेख हसीना के पास निकला नहीं। पिछले महीने शेख हसीना के चीन के दौरे के बाद ही मिलने लगे थे संकेत कि ऐसा हो सकता है। ये लगने लगा था कि बांग्लादेश में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो चीन को पता है और चीन संभव था उसमें बैकएंड सपोर्ट दे रहा हो, क्योंकि चीन ने बांग्लादेश में करीब 2,18,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह निवेश किया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, पर बांग्लादेश के ऊपर एक कर्ज की तरह दिया गया। जुलाई की शुरुआत में इस मुद्दे पर बात करने के लिए शेख हसीना शी जिनपिंग से मुलाकात करने चीन गई। कर्ज चुकाने को लेकर कुछ राहत की उम्मीद थी शेख हसीना को, लेकिन उन्हें ना राहत दी गई, ना ही कोई आगे आर्थिक मदद दी। शेख हसीना का जो औपचारिक दौरा था वो 4 दिन का था, लेकिन शी जिनपिंग के तेवर देखने के बाद यह दौरा 3 दिन में खत्म करना पड़ा था। शेख हसीना अपने चीनी दौरा जल्द खत्म करके वापस क्यों आई, कुछ औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि शेख हसीना की जल्द वापसी देश में हो रहे आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर है। लेकिन अब यह थियरी कि चीन ने मदद ना करके शेख हसीना को तख्ता पलट के संकेत तभी दे दिए। के सिन्हा साहब, मैं सिर्फ आर्मी की भूमिका जानना चाहता हूं इसमें। आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि हम हालात संभालेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि इंटरिम सरकार आएगी, लेकिन क्या पूरी कार्रवाई ISI स्पॉन्सर्ड रही है? देखिए, जनरल वकार साहब जून में ही आए हैं और जून में शेख हसीना ने ही उनको अपॉइंट किया है, मगर उनका जो लगाव है, जो उनका झुकाव है, ये वो नहीं है जो कि 71 के समय के लोग हैं। इनका 40 साल का दशक का है, मगर इनका जो इंक्लाइन करते हैं, ये इंक्लाइन करते हैं खास करके तारिक रहमान जो हैं, जो आपने जैसा बताया BNP पार्टी के जो अभी खालिदा जिया के जो पुत्र हैं, उनके साथ इनका है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। और इसके अलावा जो आपने जमात इस्लाम की बात की है, तो रेडिकलाइजेशंस का देखिए, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को यदि आर्मी को नहीं कंट्रोल कर सकती है, कैसे अलाउ कर सकते हैं इस चीज़ों को कि शेख मुजीबुर रहमान के ही मूर्ति को आप ध्वस्त कर दें और वहाँ से निकाल दें। उनको मुहैया करवाया गया ना, आर्मी हेलीकॉप्टर्स हैं मुहैया कर, अगरतला आई हैं, वहाँ से फिर यहाँ पर हमारे देश में आज हैं, और कहाँ जाएंगी, चाहे वो लंदन जाए, चाहे स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है, फिनलैंड, वो तो बात की बात है। मगर वो तो साहब, ये पूरा पाकिस्तान का मॉडल क्या फॉलो नहीं हुआ है कि सेना निर्धारित करती है कि PM कब रहेगा, कहाँ रहेगा, कब तक रहेगा और कब देश छोड़कर उसको जाना होगा। पाकिस्तानी आर्मी जो पाकिस्तान में करती आई, उसी की निशानदेही पर अब बांग्लादेशी आर्मी बांग्लादेश के अंदर कर रही है। चाइना का चलाया हुआ है। देखिए, आसिम मुनीर साहब जो हैं आज के दिन में जो पाकिस्तान के चीफ हैं, वो पहले ISI के भी वो हेड रहे हैं, तो पूरा का पूरा ये चलाया हुआ है और सातरानी तरीके से। तो ये एक जिहाद, जो बड़ी जिहाद का हिस्सा है, जिसका आप कुछ स्वरूप आप जम्मू एंड कश्मीर में अभी देख रहे हैं जो चल रही है, ये पूरा है। इसके अलावा आप पूरे म्यांमार को देखिए, म्यांमार में हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर में चल रहा है, ये उसमें भले ही हो सकता है ड्रग का एक आपको कटेल दिखाई दे, मगर ओवरऑल जो है ये पूरा गेम प्लान चाइना का है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स जिसको हम कहते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा, यदि वो कोई बेस चाह रहा है, चाइना बेस चाहता है कि चिटगांव में उसका नेवल बेस बने। उसने कंबोडिया में बनाया है अभी सेकंड टाइम, और इसलिए वहाँ से जब आई वापस, जैसे आपने बताया 4 दिन के दौरे के पहले ही आ गई वो, और मेरे ख्याल से वो उनको $5 बिलियन का ऐसा उम्मीद था शायद मिले वहाँ से कोई राहत, वो राहत तो मिली नहीं। इसके अलावा ये जो चीज़ हो गई, अब पूरी परिस्थितियाँ बदल गई हैं और ज़रूरी है भारत को पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखने के लिए, न कि हम इसको देखें कि वहाँ पर क्या दंगे हो रहे हैं और 8% हिंदुओं का क्या हाल होगा, क्या वो आएंगे उसमें से एक